मुझे आज भी याद है कि दोस्ताना में मैं इतना रोया था बिकॉज मैंने मेरे डैड के साथ गया था. आई वांटेड टू सी, इट वाज an अमिताभ बच्चन फिल्म एंड टिकट नहीं मिली हमको. ब्लैक में टिकट डैडी ने दिलवाई कि मैं रो रहा था, नहीं मुझे देखनी है. डैड ने ले ली और वो टिकट हम जब काउंटर जब अंदर गए तो पता चला वो ब्लैक की टिकट भी फेक थी. रेट्रो फिल्में भी वो देखती है तो वो बोलती है अरे बहुत मूड हो, उनको मूड बनाना पड़ता है और हमारा मूड बन जाता है. जोन ऑफ द फिल्म एंड द सॉन्ग एंड द मूड वो मैं लॉट्स बनाता था कि ये 7 गाने ये फिल्म में जाने चाहिए, ये 7 गाने. और उसी तरह मैं सुनाता गया एंड पीपल स्टार्टेड जस्ट taking just the entire lot. Amir Khan साहब was really fresh, cute, and as a kid मैंने बोला Dad, he's a superstar, please sign him. तो उनसे कुछ मुलाकात भी हुई, वो बात कुछ जमी नहीं, वो फिल्म हुई नहीं. बट 2 महीने बाद जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई वो सुपर डुपर हिट थी. एंड डैड ने बोला अब तू जो बोलेगा वहाँ पे मैं, जो तेरा विजन है, अब My vision is not working. Your vision is going to work. नमस्ते लंदन आप लोगों को जानकर बहुत you will be surprised that it's not even nominated. Award तो दूर की बात है, उन्हें नॉमिनेट ही नहीं हुआ है. आज प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्हाट्सएप पे आप म्यूजिक को फॉरवर्ड करते हैं, the first reaction when you send a song to anybody is that वो अपना जजमेंट बता नहीं पाता है क्योंकि वो 5 लोगों को इमीडिएटली सुनाता है. रेडियो नशा. So hey, hello everyone, welcome to Radio Nasha Film Club. मैं हूँ आपका अपना बॉलीवुड स्पाई एंड के आज दिव्य सोलगामा. लेकिन आज ना जो हमारे साथ जो सेलिब्रिटी बैठे हैं, ये मैं कहूँगा मतलब एक जमाने में मनोज कुमार साहब होते थे जो एक्टिंग भी करते थे, फिल्में प्रोड्यूस भी करते थे, लिरिक्स भी लिखते थे, काफी कुछ स्टोरी वोरी सब करते थे. ये डायरेक्ट नहीं करते बट इनके अगर हम गिनेंगे, एक्टर है, लिरिसिस्ट है, प्रोड्यूसर है, सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है और वहां जो हमारे साथ है दैट्स द लेजेंडरी हिमेश रेशमिया. Thank you so much. Thank you. We love you too. I love you too, and thank you so much for being here. And it's going to be fun today. तो full on enjoy करेंगे. जय माता दी. Let's rock. सबसे पहले आई थिंक हम सबको मिलकर उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए फॉर बैडएस रवि कुमार. Thank you. Thank you so much. पहले तो मैं पूछना चाहूंगा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि बैडएस रवि कुमार जब आ रही थी, इतना कुछ न्यूज़ एंड हर जगह पे छप रहा है, पीपल वांट टू वॉच द फिल्म, उसके बाद का माहौल कैसा रहा? हाउ आर थिंग्स आफ्टर बैडएस? एक्सीलेंट. मल्टीप्लेक्स में इतना शोर शराबा कम देखने को मिलता है, तो वो जो रिएक्शन मिला और उसकी जो हमारे सोशल मीडिया पे सारी रील्स वायरल हुई, देखी मैंने. मैं थिएटर में नहीं जा सका लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन जिसने ये फिल्म देखी और आगे भी अब जिस प्लेटफॉर्म्स पे आएगी और देखेगी, हमारी अपने चैनल पे भी देखेगी. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. और मेनली वो जो एक सवाल था कि भाई क्यों आप एक्टिंग करना चाहते हैं और क्यों आप सिर्फ सिंगिंग नहीं करते या म्यूजिक डायरेक्शन नहीं करते, तो उसका जो एक जवाब था वो ट्रेलर से ही वो रिस्पॉन्स आ गया था. एंड देन डायलॉग्स लोगों को पसंद आए, डायलॉग डिलीवरी पसंद आई, लोगों को एक वर्ल्ड पसंद आया जो इतना रेट्रो वर्ल्ड था. और उस कैरेक्टर्स को जो लेके चले थे हम लोग. सो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू सौरभ सचदेवा फॉर गिविंग मी दिस होल training, in this with this entire body language. और जो एक उस किरदार में पूरी तरह घुसकर जो परफॉर्मेंस होता है, किस तरह से आप इमोट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं हर फिल्म में धीरे धीरे सीख रहा था. बट इस फिल्म में
एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद जो रिस्पांस मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अब द जर्नी हैज जस्ट बिगन। वो बट जर्नी की बात करेंगे, जो आपने किरदार की बात की, जो आपका रवि कुमार का किरदार था, आपको उसकी शुरुआत हुई थी एक्सपोजे में जी। कहीं पे पढ़ा था या सच है या क्या बता, ये वाज दैट कैरेक्टर इंस्पायर्ड फ्रॉम जानी राजकुमार जी? देखिए एक्सपोज का जो वर्ल्ड है ना, वो उस जमाने के लार्जर देन लाइफ किरदार है। तो आज हम लोग बहुत ही एक कैजुअल तरीके से, बहुत अपनेपन से, बहुत कैंडिड तरीके से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। बट वो जो एरा था 60s का, जिसमें एक्सपोज सेट थी, जिसमें इरफान भाई ने वो ब्लैक मार्केटर का रोल प्ले किया था जो एक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, जिन्होंने अपना बंगला बनाया था ब्लैक मार्केटिंग करके। तो दिव्या really is a rock star and he knows everything in films. I mean, he's an encyclopedia. तो वो फिल्म शोले थी या नहीं थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उन्होंने बंगला बनाया था एंड ऐसा मैंने सुना था, और वो कैरेक्टर इरफान भाई को बहुत पसंद था, और वहाँ से शुरुआत हुई थी एक्सपोजे की, जहाँ से ही इज़ द सूत्रधार एंड हाउ ही नरेट्स दिस एंटायर स्टोरी ऑफ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, जिसमें रवि कुमार का कैरेक्टर का जन्म हुआ था, जो राजकुमार साहब की से इंस्पायर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज या कैरिकेचरिश नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अंदाज जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स का होता था, एक डायलॉग्स बहुत पॉपुलर होते थे राजकुमार साहब के, तो रवि कुमार के डायलॉग्स उस जोन में बंटी साहब ने लिखे थे एंड तब से वो वायरल हो गया था। लेकिन एक्सपोजे के वक्त कहीं ना कहीं उसका जब म्यूज़िक हिट हुआ, उस फिल्म को बहुत तारीफ मिली, बट रवि कुमार का किरदार जो था वो इंस्टेंटली उस वक्त उसके डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हो गए। लेकिन इस सोशल मीडिया के ज़माने में ये 10 सालों में ये कैरेक्टर बहुत आइकॉनिक हो गया था, जिसकी वजह से बैडास रवि कुमार का अपना एक वर्ल्ड स्पिन ऑफ लाने का प्लान हुआ, बिकॉज एवरी टाइम उस कैरेक्टर की, उस फिल्म की, इवन जब OTT पे देखी गई तो लोगों को बहुत ही पसंद आई, एंड दैट्स व्हाई देन वी हैड दिस होल वर्ल्ड ऑफ बैडास रवि कुमार इन द एक्शन अवतार, बिकॉज आज एक हू डन इट या सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें पता चले लास्ट में कि विलन कौन था, तो यहाँ पे अभी सोशल मीडिया के ज़माने में इट वाज not right to make a who done it because we wanted to make a larger than life experience for the theaters. तो बैडास रवि कुमार का जन्म हुआ, और जब वो टाइटल अनाउंसमेंट आया तब से वो वायरल था, और then people were shocked on 5th of Jan when we launched the trailer, and then दिल के ताजमहल में and all these songs, तंदूरी डेज और सारे गाने, और फिर जो एक बज़ बन गया लोगों का और जो प्यार मिला, तो वो मेरे लिए वो वैलिडेशन भी ज़रूरी था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी तो एज एन एक्टर शुरुआत हुई है, गानों में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लेकिन एज एन एक्टर जो मुझे यहाँ पे प्यार मिला है उसके लिए मेरे लिए एक ऑलमोस्ट एक नया एक्सपीरियंस है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसा लगता है जब एक्टिंग आपने जब शुरू की और लोग आपकी जो स्टाइल को कॉपी करना शुरू करते हैं? जी, व्हेन आई सी फैंस जो कैप पहनी थी वो तो हो गया, बट अब ये जो वाला लुक है, बाल एंड वो हिसाब से हर जगह पे डायलॉग मार रहे हैं। हमने इतने रील्स देखे कि ट्रेन में जो लोग जा रहे हैं वो लोग रील्स बना रहे हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दिस? देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी की जो जर्नी है वैसे भी बहुत आप उसे कह लें कि अनकन्वेंशनल, एवरी टाइम इट वाज ऑल अबाउट नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल रूट, बिकॉज मैं म्यूज़िक में बहुत कन्वेंशनल रहा हूँ अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें, बट जहाँ पर उसके बाद सिंगिंग का जब आशिक बनाया आया तो इट वाज एक्चुअली अ ट्रेंड सेटर इन नेज़ल सिंगिंग, इन वेरी वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग्स। जब उसके रीमिक्सेस होते थे, उसके वीडियोस होते थे, बट उसका पेन का जो कनेक्ट था वो कभी भी पार्टी के गानों में इतना पेन, इतना दर्द, इमोशनल कनेक्ट वो नहीं होता था, तो वो भी नया था। एंड मेरा लुक, वीडियोस बहुत ही एस्थेटिकली अच्छे थे, लेकिन नए थे, तो लोगों को कुछ वक्त लगा
वो रेज हो गया था, लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, बट वो वॉइस बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हो गई, अवार्ड्स मिलने लगे। तो उसके बाद जब मैं एक्टिंग में आया तो भी वही बात थी कहीं ना कहीं कि भाई थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को उस एक्सेप्टेंस में, बिकॉज एज अ म्यूजिशियन, एज अ आइकॉनिक स्टार सक्सेसफुल सिंगर एक इमेज बन जाती है, और उस इमेज में से जब आप कहते हैं कि अब ये एक्टर बन रहा है तो ये इमीडिएटली कह सकते हैं कि भाई क्यों, वो क्वेश्चन आता है कि आपका करियर इतना कमाल चल रहा है तो क्यों। बट अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी साल नहीं था जब मैंने म्यूज़िक में या सिंगिंग में हिट्स नहीं दिए, तो वो ऑलवेज चल रहा था। बट एक एडिशनल डिपार्टमेंट जब मैंने इसमें किया, और पिक्चर एक कुछ नहीं भी चली, तो जब नहीं चली, लेकिन क्या था कि उसका म्यूज़िक बहुत पॉपुलर था, उसके एक विथ टाइम वो और आइकॉनिक होते गया। तो कहीं ना कहीं, बट अगर आप देखें तो एक एक्टर की जर्नी में यूजुअली 10-20% सक्सेस होता है, बिकॉज ओवरऑल अगर 100 फिल्में आती हैं तो 10 ही फिल्में चलती हैं ज़्यादातर। कुछ आइकॉनिक हमारे सुपरस्टार्स हैं जिनकी तो हर फिल्म चलती है, वो उनसे मैं अपना कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। लेकिन उस जर्नी में इवेंचुअली मुझे मेरी मंजिल एक्सपोज से रवि कुमार के किरदार से मिली, एंड अब जब ये इतना प्यार मिल रहा है हर जगह पे, तो बात ये आती है कि अब अगेन कुछ फिल्में ऐसी आएँ एज एन एक्टर जो अभी जो जस्ट थोड़ा सा प्यार मिला है उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस बना के ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट कहानियाँ, ग्रेट फिल्में मैं दे सकूँ लोगों को, वो ग्रेट म्यूज़िक के साथ। तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है, एंड वो होगा, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों, जो आपके फैंस होते हैं, आपको जितना प्यार करते हैं, और कुछ लोग जो आपसे इंस्पायर भी होते हैं कि अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बट और डेडिकेशन एंड मेहनत और ईमानदारी से अगर आप काम करें तो सक्सेस मिल सकती है। एंड आई थिंक आपकी गट फीलिंग को फॉलो करना पूरी मेहनत से, अदरवाइज क्या होता है कि एक कन्वेंशनल रूट पे अगर सब लोग जाएंगे, तो मुझे आज ज़रूर लगता है कि इवन म्यूजिशियंस, 7 लाख सिंगर्स हैं, 6 लाख कंपोजर्स हैं आज मार्केट में, और फिल्में हैं 40 या 80, अब तो वो भी कम हो गई हैं। एंड रोज़ 60-80 गाने आ जाते हैं, टोटली 300-400 गाने आ जाते हैं ऑल लैंग्वेजेस में, यूट्यूब पे एंड ऑडियो स्ट्रीम्स पे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो यूएसपी है उसको चुनें, बिकॉज कितने म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट होते हैं जो जानते नहीं हैं कि कौन सी जगह पे अपने आप को पोजीशन करना, बिकॉज आपकी अपनी जो यूएसपी है उसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो शायद किसी में ना हो। तो अगर मैं नेज़ल सिंगिंग में या अपने हाई पिच वॉइस, जिसे मैं हाई पिच कहता था, लोगों ने उसको नेज़ल सिंगिंग कहा, अगर मैं नहीं जाता और कन्वेंशनल रूट पकड़ता तो वो शायद राइट नहीं होता, बिकॉज उस जोन में बहुत महारथी थे। बट पहले डायलॉग्स की बात करते हैं। जी। यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट बैडएस रवि कुमार के डायलॉग यहाँ पे आते थे, कुछ लोगों को सुन रहा था, सब डायलॉग मार के, किसी ने बोला यहाँ नहीं बैठना है, बोला मैं सम अगेन डायलॉग सुना रहे, उसी किरदार में लोग यहाँ पे आ गए। बट आई वांट टू नो व्हिच इज योर फेवरेट डायलॉग। मुझे वो लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरे संस्कारों में मुझे मरने की इजाज़त है, डरने की नहीं। So I love that line। वो रवि कुमार वाली लाइन नहीं है, रवि कुमार की लाइन में क्वर्क होता है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट है, बट अगर आप रवि कुमार वाली लाइन की बात करें जी, तो एक डायलॉग है जहाँ पर बहुत, ये लाइन में अगर आप देखें तो क्वर्क भी है, लेकिन एक एरोगेंस भी है, लेकिन वो विलन के साथ अगर हीरो एरोगेंट नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। तो जहाँ पर वो जगावर चौधरी जो 80 का किरदार है, वो कहता है कि भाई तुम तूफानों से खेल रहे हो रवि कुमार, और ये कहता है कि जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। इट इज वेरी ऑड, और ये बंटी को जाता है कि ये कहाँ से उसने वो लाइन ली है। एंड आई जस्ट वी वर ऑल व्हेन जब उसने सुनाई थी तो हमें बहुत हंसी आई थी, और हमने बोला था कि लेकिन अगर ये 80 के जो किरदार में कई हम लाइंस
देखते हैं, अगर आप वो कन्विक्शन के साथ उस वर्ल्ड में, और हमारी फिल्म तो वैसे भी लॉजिक इज ऑप्शनल, रिमेंबर इट्स बैडएस लॉजिक, तो वो बहुत ज़रूरी था कि वो 80s का वर्ल्ड से हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे. एंड while doing our workshops also, every character, whether it is badass Leila, whether it is Carlos Pedro Panther, Jagawar Chaudhary and Bhujang, तो त्रिदेव में अमरीश्वरी जी के, हाँ भुजंग, सो ये सब फिर ये वर्ल्ड में हम लोग बहुत क्लियर थे कि ये वर्ल्ड है तो फिर उसके साथ जस्टिस होना चाहिए. लाइक हाउ सो सेंसिबिलिटीज आर इन प्लेस, बिकॉज हमारा पहला ही डिस्क्लेमर पिक्चर में शुरुआत में ही आ जाता है कि ये कहानी उस बेबाक दौर की है जिस दौर के खलनायक अगर दहशतगर्द थे तो नायक जाबाज. एंड जो कि पुरानी मज़ेदार फिल्मों का दौर बहुत ही दिलचस्प होता था, तो आओ जी लो फिर से उस दौर को एक बार फिर. एंड तो पहन लो 80s की मसाला फिल्मों का चश्मा, and let's celebrate the golden era of entertainment. But remember, it's badass logic and logic is optional. बट कोई ऐसे डायलॉग्स थे जो किसी कारणवश फिल्म में नहीं रहे बट बहुत आपके क्लोज टू योर हार्ट थे, यार ये होता तो मजा आता. एक पॉइंट के बाद बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये जो एक्सपोजे का दूसरा पार्ट था बैडएस रवि कुमार, तो उसमें हमने बंटी से ये भी कहा था कि कुछ डायलॉग्स आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे जो रवि कुमार अगर कोई सिचुएशन में है तो उसने जेनरिक भी कुछ डायलॉग्स लिखे थे जो फिर ऐसी सिचुएशन बनी नहीं तो हमने यूज़ नहीं किए. आज हो जाए प्रीमियर यहाँ पे. हाँ, एक लाइन जो है वो रवि कुमार की, I'll have to check it. It's in my phone, but it's a very beautiful line, and I'll surely before we wrap up, मैं ज़रूर सुना दूँगा वो line. Okay. बट चलते फिल्म में जब ये आपने कहा भुजंग से लेके जगावर चौधरी, ये सब तो सारे साथ में विलन्स के सारे नाम आपने चुन के जो विलन्स थे उनके नाम ले लिए थे. पंचम दा का स्टाइल था ऑडियो में, एक गाने में पूरा वो था वैम्पिश एंड विलन्स एंड वो सब कुछ था, बट एक शालीमार को ट्रिब्यूट भी आपने दिया था जिसके लिए बहुत सारे मीम्स बने थे. Who did it better वाले लोगों, आई थिंक इंस्टाग्राम was you gave job to so many people, सबका काम धंधा फुल ऑन फ्लेश था. एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब एक फिल्म आप एक ट्रिब्यूट की तरह उस एरा को देखते हैं तो नई जनरेशन ने वो एरा की फिल्में नहीं देखी, बट अगर आपने उस वर्ल्ड को एंटर किया है जहाँ पर आप कह रहे हो कि ये फुल ऑन लॉजिक इज ऑप्शनल और बैडएस लॉजिक है, एंटरटेनमेंट है, तो अगर इस फिल्म में हम बहुत ही रियल या बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ जहाँ पे आपके चेहरे पे एक स्माइल ना रहे तो ये फिल्म बनाने का मतलब ही नहीं है. सो कई बार लोगों ने इस फिल्म को एक स्पूफ भी कहा, एंड वी नेवर फेल्ट, हमने उसे ट्रिब्यूट कहा अगर उन्होंने स्पूफ कहा, सो वी नेवर फेल्ट कि क्यों कह रहे हो. जैसे अगर मैंने हाई पिच वॉइस कहा शुरू में, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं नेजल सिंगिंग करूँगा, बट उस हाई पिच को लोगों ने कहा इट इज़ नेजल, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर आपका पॉइंट नेजल भी है तो कोई गलत नहीं है, बट येस इट हैज़ टू वर्क, it has to reach millions of people. People should connect, enjoy and clean family entertainment होना चाहिए जहाँ पे आप enjoy करें और आपके चेहरे पे इस वर्ल्ड में जहाँ पे इतना स्ट्रेस है आपको 1-2 घंटे मज़े आ जाए, तो वो ही कहीं ना कहीं थॉट था. तो we were never having a problem with people calling it a spoof or though we just went into this whole tribute zone. तो शालीमार में भी कुछ सीक्वेंस थे डायमंड रॉबरी के, तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा सीक्वेंस तो टोटली अलग है, लेकिन यस एक जो जिस अंदाज में उसके हीरो की चोरी करने का जो अंदाज है उस डायमंड रॉबरी में, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली इंस्पायर्ड थी. बट कैसा लगता है व्हेन यू सी योरसेल्फ, जब ये इंस्टा खोलते हैं आप और लोग जो उस तरह से मीम्स डालते हैं, ये करते हैं, नो वेरी पॉजिटिव मीम्स इस बार आई थिंक 90% के ज़्यादा पॉजिटिव. बिल्कुल, बहुत पॉजिटिविटी इस फिल्म को शुरू से मिली. 5 जनवरी जब ट्रेलर आया और 7 फरवरी को रिलीज हुई और उस दिन सनम तेरी कसम भी रिलीज हुई, तो 7 फरवरी बहुत ही ब्लॉकबस्टर डे था. सनम तेरी कसम रिवाइव होके कुछ बहुत ही लोगों को पसंद आई और उसका म्यूजिक
यहाँ पे I know there are people who are die-hard सनम तेरी कसम म्यूजिक फैंस. आउटस्टैंडिंग यार, सनम तेरी कसम का म्यूजिक भी वापस उतना बड़ा हो गया. एंड फिफ्थ जैन को जब ये ट्रेलर आया तो वो मीम्स जो बने, बट वो ऑलवेज था कि अगर रवि कुमार पे मीम्स नहीं बने तो गड़बड़ है. हाँ, माने देन इट इज नॉट कनेक्टिंग, बिकॉज वो एक नॉर्मल किरदार नहीं है, यू नो, एक इस वर्ल्ड का. एंड दैट इज व्हाई देखिए, अगर आप देखें तो उसकी सेंसिबिलिटीज बहुत ही रेट्रो है. तो उसको आज के दौर में, अगर रवि कुमार आज के दौर का अगर हीरो है तो कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए. अगर उस दौर की बनती है तो एक बहुत ही एंटरटेनर जोन में बनी है. सो आई हैव एंजॉयड एवरी मीम एंड दे वर रियली पॉजिटिव. और एक्चुअली उन्होंने ऐसी चीजें, इंटरस्टेलर और क्या हो रहा था, एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी मीम, वी वर ऑल एंजॉयिंग. एंड फाइनली यस, इट इज ट्रैक्शन, एंड सिंस इट्स आवर ओन लेबल एंड इट्स आवर ओन, यू नो, सारे पिक्चर के पूरे राइट्स हमारे हैं, तो वी वर इवन मोर हैप्पियर कि जितना ज़्यादा ट्रैक्शन हो उतना ज़्यादा रेवेन्यू होता है. ऑफ कोर्स, एंड इट डिड वर्क. तो चलते थोड़ा सा फ्लैशबैक में. बिल्कुल. रेडियो नशा पे वी सेलिब्रेट रेट्रो म्यूजिक में पूरा. तो चलते हैं हम आपके बचपन में. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के रिकॉर्डिंग रूम में आप जब अपने पापा के साथ जाते थे, आई एम श्योर आपके लिए, नोइंग समबडी हु इज सो मच इन लव विद म्यूजिक, तो वो तो एक किड इन द कैंडी स्टोर जैसी फीलिंग होगी आपके लिए. मैं ये बातें जो मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ, ये कमाल की, ये बहुत ही अलग बात है. यस, डैड के साथ जब मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की या आर डी बर्मन जी की रिकॉर्डिंग में गया हूँ, तो कुछ ग्लिम्पसेस हैं 80s के एरा में. एज अ किड इतना ज़्यादा मैंने उसको दिल, यू नो, एक जो माहौल था उससे इतनी मोहब्बत की है कि आज हमारे घर में या ऑफिस में या कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम फिल्मों की बात ना करें, और उन फिल्मों को दोबारा जीते हैं, बात करते हैं, उसकी छोटी छोटी न्यूएंसेस की बातें करते हैं. वो रिकॉर्डिंग में ये हुआ था, वो दिन पे ये हुआ था, एंड उसमें पता नहीं क्या मज़ा आता है. बट इतना मज़ा आता है कि शायद हम, एंड यू, हु नोज इट बेटर देन यू दिव्या, बिकॉज यू आर अ रॉक स्टार इन दिस. नहीं, बट आज आपकी बात हो रही है, तो आप बताइए कि वो मुझे जानना है, कौन सी फिल्मों के रिकॉर्डिंग में आप गए थे. मैं उस वक्त, क्योंकि डैड ने तो सारी फिल्मों में, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, जो फेडरेशन है. सो उन्होंने तो 60s 70s 80s में तो बहुत आई मीन ऐसी कोई भी, बिकॉज दिन में 2 रिकॉर्डिंग्स होती थी मिनिमम, फिल्म सेंटर एंड महबूब. और कर्ज की मुझे कुछ याद है, एंड वो, यू नो, महबूब में थी, और फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग ऑलवेज बहुत क्लीन होती थी, और महबूब में ऑलवेज बहुत ही, यू नो, एक जो लीकेज थी, लेकिन उसी की वजह से वो साउंड बनता था. एंड पंचमदा यूज्ड टू लाइक वेरी क्लीन रिकॉर्डिंग, एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी यूज्ड टू लाइक रिकॉर्डिंग व्हिच वाज वेरी ग्रैंड. तो बड़ा साउंड जो आता था, और महबूब में वो जो रिकॉर्डिंग करते थे, एंड पंचमदा यूजुअली यूज्ड टू रिकॉर्ड इन फिल्म सेंटर. एंड वो फिल्म्स तो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन माय डैड, केरसी लॉर्ड एंड ये लोग जो, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे होते थे, वो जो कंट्रीब्यूशन था, एंड इट वाज लाइक जैसे हम आज यहाँ पर, आप यहाँ हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, वी वर ऑल, I mean, they were all, you know, jamming and everyone together. तो वो जो मज़ा था, इट्स लाइक कि आज जैसे हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, समझ लीजिए कि ये रिकॉर्डिंग रूम है, यहाँ पर सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, एंड जैम हो रहा है, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मिक्स्ड प्रोडक्ट सुनाई देता था. वो ज़माना था, एंड क्या आइकॉनिक गाने हैं जब हम आज सुनते हैं. और वो इंटरेक्शन जो होता था उसमें, हर, ऑफ कोर्स द कंपोजर वाज द लीडर, बट एक सबका कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. एंड वो मेन कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है
जो मैंने उस वक्त समझा था was the energy. जो एनर्जी थी, वो जो वाइब हम कहते हैं, वो चीज़ मैंने अपने म्यूज़िक रूम में आज तक सारे गाने वहीं पे किए हैं, फर्स्ट सॉन्ग से लास्ट सॉन्ग तक अब तक। तो मैं भी क्या करता था कि जब अपने कोई भी गाने होते थे तो सारे म्यूजिशियंस के साथ सारे पार्ट्स पूरे लाइक अ लाइव सॉन्ग उसको डिज़ाइन करता था, और जब कोई आता था, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, तो उसके सामने इट वाज लाइक अ लाइव परफॉर्मेंस। तो मुझे आज भी याद है कि गुड्डू धनोआ जी मेरी रिकॉर्डिंग में आए थे, मेरी म्यूज़िक रूम में आए थे। तो उन्होंने कहा था, यार तेरा तो रिकॉर्डिंग चलता है यार। फिर सतीश कौशिक जी आए थे, तो तेरी तो रिकॉर्डिंग चलती। तो उन लोगों को उस वक्त ऑड लगता था, दे रियली लाइक्ड इट, बट उनको लगता था कि इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली हारमोनियम पे वो गाने सबके सुनते थे और फिर रिकॉर्डिंग में ये सब होता था। बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट वाइब, और मैंने जितने भी गाने किए तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स यूज्ड टू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग इन वन गो। आई यूज्ड टू सिंग, एवरी म्यूजिशियन यूज्ड टू प्ले द सॉन्ग, और वो गाना पूरा स्क्रैच की तरह रिकॉर्ड हो जाता था, और फिर हम सीधे रिकॉर्डिंग में जाते थे। और इसीलिए मैं उतनी फिल्में 30-30, 40-40 फिल्में एवरी ईयर कर सका, बिकॉज देन एवरीथिंग वाज रेडी, मेटिकुलसली प्लान्ड, एंड वो रिकॉर्ड हो जाता था। तो वो जो मेरे डैड के साथ का मेरा जो एक्सपीरियंस था देखने का लाइव का, वो मैं उस ज़माने का कंपोज़र नहीं हूँ, ये बहुत लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, बट एटलीस्ट उसकी प्लानिंग पूरी लाइव जो है वो हमारे म्यूज़िक रूम में होती थी, और फिर ट्रैक्स वाइज हम रिकॉर्ड करते थे। रियली मिस दिस बॉलीवुड, यू नो, ये वापस आ जाना चाहिए, Yeah. कोई वो फील है। बट आप लोगों को, बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा कि हिमेश, अगर यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, खुद इंसाइक्लोपीडिया है पुरानी हिंदी फिल्मों के बारे में। एंड एक चीज है जिसमें हम कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकते, दैट इज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, कोई भी हो, उनका नाम, बैनर, एवरीथिंग। Oh God, आपने he knows that, जिम्मेदारी ऐसी थी कि ऐसा कुछ पूछोगे तो I'm not going to ask, वैसा not put you on the spot, but I want to know कि वो पागलपन जो था, ये वाला पागलपन ही कहेंगे आज के दौर में। ऑफ कोर्स, विकिपीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, बट आप जाके फिल्में देखते थे। मुझे जानना है वो टीनेज हिमेश किस तरह से, कहाँ जाके फिल्में देखता था? मैं तो सत्यम थिएटर हमारे, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे नियर हाजी अली, एंड वहाँ पे गंगा जमुना, सत्यम, मिनर्वा, नॉवेल्टी, ये थिएटर्स होते थे। मराठा मंदिर थोड़ा दूर पड़ता था, बट सत्यम में हम लोग जाते थे बिकॉज स्क्रीन बड़ा था एंड टिकटें मिल जाती थी 3 थिएटर पे। हाँ, सत्यम सुंदरम सचिनम, अगर लोग जानते हैं, यू नो, या ये सब जानते हैं, रेडियो नशा की ऑडियंस। अच्छा, रेडियो नशा की ऑडियंस, माइंड ब्लोइंग। सो सत्यम सुंदरम सचिनम में आई रिमेंबर वॉचिंग प्रेम रोग इन सत्यम। दोस्ताना बहुत ही छोटा था मैं, लेकिन इट वाज इन जमुना। ओके। एंड डॉन गंगा में थी, गंगा ना, ओ डॉन वाज गंगा, एंड सचिनम में सिलसिला थी। सो ये और कर्मा मैंने सत्यम में देखी थी। तो ये सारी फिल्में मैं तो वहीं देखता था, बट जो फिल्म देखने का जो मज़ा था, जब वीडियो जस्ट नया आई थिंक आया था, एंड एक लोगों का जो कनेक्ट था, और खुशी ये होती थी, वो मंडे मैं डैड को कहता था कि ड्राइवर को भेज के प्लीज़ टिकट, और वो लाइन में सुबह 7:30 बजे खड़े रहता था, 12:30 बजे तक उसको टिकट मिलती थी। एंड वो जो क्रेज़ था अनप्रेसिडेंटेड था। और कभी कभी मुझे आज भी याद है कि दोस्ताना में मैं इतना रोया था, बिकॉज मैंने मेरे डैड के साथ गया था, आई वांटेड टू सी, इट वाज एन अमिताभ बच्चन फिल्म, एंड टिकट नहीं मिली हमको, ब्लैक में टिकट डैडी ने दिलवाई, कि मैं रो रहा था, नहीं मुझे देखनी है, डैड ने ले ली। और वो टिकट हम जब काउंटर पे जब अंदर गए तो पता चला वो ब्लैक की टिकट भी फेक थी। तो 20 रुपए की टिकट ली थी, एंड इतना जो मैं रोया हूँ कि अच्छा पैसे भी दिए, एंड डैड वाज आल्सो शॉक्ड, और उसने वो फील करके बोला कि तो नकली टिकट है, तो ब्लैक की भी फेक टिकट, या कमाल था वो। तो वो याद रह गया आज तक कि अरे यार दोस्ताना। और फिर दोस्ताना अगेन नेक्स्ट वीक में ऑफिशियली एडवांस बुकिंग करके जब हम लोग गए थे। सो आई थिंक मैंने तो कोई भी फिल्में देखना, ज़िंदगी फिल्म्स थी। एंड मैं तो 4-5 साल की उम्र से ट्रेड मैगजीन्स पढ़ रहा था, और सबके नाम फॉलो करता था, हर फिल्म देखता था। और एक फिल्म जो
मैंने अकेले देखी थी और इतना रोया था उस फिल्म को देख के, वॉज मासूम। और मैं बच्चा था और मैं पता नहीं मेट्रो में लगी थी। सो मैंने जाके मेट्रो में जब वो फिल्म अकेले देखी, और मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने क्यों अकेले देखी थी, बिकॉज इट वॉज आई थिंक द फर्स्ट शो अकेले में मैंने, आई थिंक वो ही एक फिल्म है जो मैंने अकेले देखी है। सो क्यों मैं गया, आई डोंट नो। फ्राइडे को मैं स्कूल होती थी तो क्यों स्कूल में नहीं गया हूँ, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। लकड़ी की काठी must be the major Yeah, reason maybe for some connect was there and I loved the film. And ये सारी फिल्में हैं एक्चुअली। कभी घर से भाग के कोई छुपके से पिक्चर देखी? नहीं, मैंने नहीं। तो बहुत देखी है, मार भी हाँ। बहुत पड़ी। नहीं, मैं जब, मुझे आज भी याद है, मेरी मॉम इज यू नो, वो कभी भी डांटती नहीं, एवरीथिंग इज अ यस। बट एक कोई आई थिंक शोले मैंने 7-8 बार देख ली थी, तो 80s तक चल रही थी आई थिंक तब मैंने, तो मुझे कभी मामा लेके, बट मुझे याद नहीं थी क्योंकि बहुत छोटा था मैं तब। सो आई थिंक 2 साल का था, फिर वापस जब 2-3 साल के बाद और 2 साल, शोले हर 5 साल में रिलीज है ना। हाँ, तो जब वापस कभी एक बार रिलीज हुई थी तो मैंने मॉम को बोला था मुझे जाना, और अकॉर्डिंग टू मॉम मैंने 3-4 बार देख ली थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं थी एज अ किड। तो उस वक्त मम्मी ने बोला था, अच्छा मैं टिकट दे रही हूँ, तुम्हें पैसे दे रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे 6 बार देखने के लिए नहीं दूंगी। तो वो मैंने आज तक मम्मी को सुनाया है, यू नो, कि तुमने मुझे उस बात के लिए डांटा था। और बट मेरी मॉम को हमेशा फैमिली में बहुत वो रहता था कि भाई ये इतने से बच्चे को आप बिगाड़ रहे हो, इतनी फिल्में, क्योंकि उस ज़माने में इतनी फिल्में लोग नहीं देखते थे। बट हमारे फैमिली में माय मामा आल्सो यूज्ड टू वॉच 2 films on a Sunday, and the craze was there somewhere, and my dad was also there, and successfully he was really doing very well. So कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड और वो एरा, वो कनेक्ट और वो इमोशनल, वो आज जब मैं कोई भी नाम उन फिल्मों का याद करता हूँ या वो दिन याद करता हूँ, मुझे याद है 27 मार्च मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, एंड मैंने देखी थी हुकूमत। तो 1987 biggest hit. 87, yeah ना? Yeah, Dharamji is back. Yeah, and we were I think in the 8th, I don't remember. Yeah. But क्या era है यार, क्या बात है। This is what he remember every day, everything. And emotionally हम लोग, अच्छा कितनी बार when I talk to my wife, she gets bored कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो आज उसके लिए everything is about today। मतलब रेट्रो फिल्में भी वो देखती है तो वो बोलती है अरे बहुत मूड हो, उनको मूड बनाना पड़ता है और हमारा मूड बन जाता है। तो ये मैंने देखा है कि जिनका कनेक्ट उस रेट्रो वर्ल्ड से है, मेमोरीज से है, वो फिल्मों से है, उनका है। किसी का जब अदरवाइज कभी दे यूज इट लाइक लाइक अ स्वीट, कि भाई जैसे हम डेजर्ट लेते हैं कि अच्छा एक कभी बात हो गई। हाँ, बट हमारे लिए तो इट इज लाइक एवरीडे का दाल चावल। बट अगेन सोनिया की बात करेंगे तो इसको कहते हैं ना कि डॉक्टर के साथ रह के कंपाउंडर भी आधा डॉक्टर बन ही जाता है, अब वो बनी गई है, कंप्लीट करप्ट कर दिया है मैंने पूरा। और अब अगर 1-2 दिन में वो भी मैं कोई रेट्रो कोई बात ना करूं तो बोलता है तब ठीक है। जब मिसिंग आउट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इसको इनवाइट कर। फिल्मों में जब आपकी एंट्री होती है, आपने पहले टेलीविजन से शुरुआत जी बिल्कुल अंदाज, हाँ, उससे पहले मैंने गुजराती सीरीज की थी, बट हिंदी में जो अंदाज। अब जो पहला ही शो आता है मल्टी स्टार कास्ट वाला शो, साथ में म्यूजिक, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूजिक, बिकॉज इसके पहले गाने होते थे शो सीरियल्स में, लेकिन वो सीरियल के हिसाब से होते थे, टाइटल सॉन्ग्स होते थे, सिचुएशंस नहीं होते थे। आपने जो अंदाज में जो गाने डाले थे, यार मेरा दिल माने ना, उसके बाद अंदाज तेरा अंदाज, इस तरह से वो एक लगा था कि मिनी फिल्म देख रहे हैं आजकल ओटीटी पे, हो उस वक्त देखा था। बट हाउ डिड यू गेट ऑल दीस बिग एक्टर्स? एक्चुअली पॉइंट ये था कि तब जी टीवी नया शुरू हुआ था, एंड मैं आई वाज जस्ट 16-17 साल का था, एंड मेरे लिए ये था कि मुझे अप्रूवल चाहिए था। और शोज ऑलरेडी पास हो चुके थे काफ़ी लोगों के, तो 1-1 साल की वेटिंग थी, एंड जो शोज आ रहे थे वो सब या तो कॉप के वो कमांडर आता था तब, एंड कुछ सोप ऑपराज थे, और दूरदर्शन पे देवर रूरल शोज, नाइस, वेरी नाइस शोज, बट इतना कंटेम्प्रेरी
लार्जर देन लाइफ फिल्मी शो इन अ सीरियल, जहाँ पर सब ड्रामेटिक फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हैं, एंट्री, लो एंगल शॉट्स, बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े कास्ट, बड़े सुपरस्टार्स ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड म्यूजिक विच इज़ लाइक एब्सोल्युटली लाइक अ फिल्म। तो ये मुझे लगा था कि इससे आई विल गेट एन अप्रूवल वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज दिस इज कोई नहीं कर रहा है। अगेन इट वाज लाइक अपनी एक आइडेंटिटी बनाना। अब बात थी बजट की कि भाई बजट अगर एक्स अमाउंट है तो कैसे होगा। हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर हमने अच्छा बना दिया तो बजट मिलेगा। सो नोबडी नोज दिस। फर्स्ट आई अप्रोच जीतू जी, एंड जीतू जी हैड लव्ड अंदाज का रोल, एंड अमरीश पुरी जी को भी हमने अप्रोच किया था। क्या बात है। एंड दोनों को बहुत पसंद आया था, बट जीतू जी ने बोला कि नहीं, आई विल डू माय ओन बिट एंड आई डोंट वांट टू डू टेलीविजन। तो ऑलमोस्ट लॉक होने के बाद देन ही डिडंट डू इट। देन अमरीश जी को उन्होंने बोला कि मैं इतने पैसे लूँगा, मैंने बोला डन। तो बात खत्म। तो उसने बोला यार तू बच्चा है लेकिन कॉन्फिडेंस से तू जो बात कर रहा है ठीक है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, ये चलेगी सीरियल। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने सडनली कुछ सोचा और बोला मैं रिमोट कंट्रोल का गुलाम नहीं हो सकता। तो मैंने बोला रिमोट कंट्रोल का गुलाम? बोलता है हाँ, कोई भी मुझे बटन से ऐसे चेंज कर दे तो मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। तो आई सेड अमरीश जी यार ये कमाल है। तो उन्होंने भी नहीं की। सो आई सेड नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज कॉन्सेप्ट में जीतू जी एंड अमरीश पुरी वर द टू पिलर्स ऑफ द स्टोरी। देन प्रेम चोपड़ा जी एंड कुलभूषण खानविंदा जी के, देन राजेंद्र कुमार जी एंड ओम पुरी and Reena Roy Farha and Poonam Dillon, Shekhar Suman, so they Stars, oh my God. And then we had Irfan Bhai also that time. So बहुत सारे सब मल्टी स्टार का सब, लेकिन मेन everyone loved being on the show because जो वो फिल्मों में करते थे वही उन्हें यहाँ करना था, जो सीरियल्स में they were not expecting। तो वो लो एंगल शॉट्स, वो ड्रामेटिक एंट्रीज, वो ग्रेट कपड़े पहनना, 5 स्टार में शूट करना, कॉर्पोरेट वॉर, सो इट वाज वेरी स्टाइलिश। तो उसके साथ वो गाने भी जब मैं कर रहा था तो लोगों ने तब मुझे एज अ कंपोजर नोटिस नहीं किया। दैट टाइम आई वाज द गाय हु वाज मेकिंग दीज सीरियल्स, एंड वो 6-7 साल वो सीरियल्स का चला दौर। बट वो गाने इस सीरियल शुरू होने से पहले मैंने डैड ने जो सलमान भाई को साइन किया था फॉर अ फिल्म व्हिच नेवर गॉट मेड, युवा। We'll come to that. उसके पहले एक जस्ट आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मुझे अंदाज का टाइटल सॉन्ग की एक लाइन अगर यहाँ पे सुना सके हैं, let them remember the फिल्मों में कब वो गाना सुना था। एक्चुअली अंदाज का वो ट्रैक जो आप बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली अमर प्रेम का है। Okay. और लोगों को लगता है वो अंदाज का है बिकॉज अंदाज वाज अ मोर पॉपुलर सीरियल। तो वो गाना अंदाज का जो था वो मैं ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा। वो गाना था जाने ना कोई ये राज क्या है तेरा, अंदाज टंग 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 डर डर, ये अमर प्रेम था। लेकिन उसका भी इसी एक ग्रूव उसी जोन में था। डंग 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 टंग डंग डर डर डंग डंग टंग टंग डंग डर डर। ये हमराज में मैंने बाद में यूज किया ये गाना। ओरिजिनल गाना था तेरी धड़कन मेरी धड़कन कह रही है मन की तड़पना जा, तू क्यों है जुदा, मान जा बेवफा तेरे लिए है अमर प्रेम मेरा। डंग टंग 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 डंग टंग टंग टंग। ओ भूल न जाना दूर न जाना, ओ जाने जाना प्यार निभाना, तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमरा। डंग 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 डंग। तो ये अहिर भैरव राग है जो हमने यूज़ किया था। बट मैंने ज़्यादातर सारे राग बेस्ड गाने बनाए, बट उनको बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये सारे गाने मैंने ना
लॉट्स में बनाए थे। तो हमराज का एक पूरा लॉट था जो मैंने बनाया था हीरो फिल्म के लिए। सनी देओल जी की फिल्म थी हीरो, एंड अनिल शर्मा जी के साथ हमारी एक सिटिंग हुई थी। हमारा उस वक्त वो हुआ नहीं बिकॉज आई थिंक उनके म्यूजिक डायरेक्टर फाइनल थे या क्या थे, बट वो सिटिंग हुई और मैं ऐसे करता था, ओके एक थ्रिलर होगी तो ये 7 गाने, अगर एक बहुत ही रोमांटिक सैड फिल्म है तो तेरे नाम के ये 7 गाने, अगर डेविड धवन जी जैसी फिल्म है तो दुल्हन हम ले जाएंगे जैसे 8 गाने होंगे। तो सिचुएशंस मैं कंसीव खुद ही कर लेता था कि फिल्मों में नहीं कोई ऐसी सिचुएशंस, ज़्यादातर मैंने तो नहीं देखी, वही होती है। तो जोन ऑफ द फिल्म एंड द सॉन्ग एंड द मूड, वो मैं लॉट्स बनाता था कि ये 7 गाने ये फिल्म में जाने चाहिए, ये 7 गाने, और उसी तरह मैं सुनाता गया एंड पीपल स्टार्टेड जस्ट टेकिंग जस्ट द एंटायर लॉट। तो जैसे मैंने सोचा था वो एग्जैक्टली वही फिल्मों में म्यूज़िक आता गया। बट ये बात मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल का म्यूज़िक वापस आए तो पहले आपको उतने गाने उतनी डेडिकेशन से अपने स्टॉक में बनाने पड़ेंगे। एंड स्टॉक का मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, स्टॉक म्यूज़िक का मतलब होता है कि आपको अगर एक गाना आज बनाया है, कल सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा तो आपके पास वक्त है, आप निकाल दीजिए, फिर सुनाइए 100 दोस्तों को, फिर अपनी उनकी राय लीजिए, फिर जब 100 के 100 में से एटलीस्ट 95% लोग कहें कि ग्रेट गाना है, तब उसको एक स्टॉक में डालिए। तो वो प्रोसेस मैं तब से करता था, आज तक करता हूँ, एंड आई थिंक इसलिए वो सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहा। ऑफ कोर्स 90s के दौर में ये सीन था, नबील शर्मा, रहमान साहब, इन सबके पास भी उसी तरह का जो होता था। बट आपने जो सलमान की बात की, उससे थोड़ा और पीछे जाते हैं। इज इट ट्रू दैट ओडली चुनरिया सॉन्ग वाज ओरिजिनली फॉर आमिर खान? नो नो नो, नॉट आमिर खान फिल्म। नो, हाउ डिड ये कहाँ की कब? तो आमिर के साथ आप एक फिल्म आपके पापा करने हाँ, वो कयामत से कयामत तक मेरे डैडी ने जब मुझे ट्रायल पे ले गए तो आई सॉ द फिल्म, और तभी डैडी का मेरे पे ऐसा कोई भरोसा नहीं था, मैं बच्चा था, बट वो पिक्चर देखी मैंने तो आई सेड कि दिस इज अ सुपर हिट फिल्म, और ये क्या फिल्म है डैड, आप आमिर खान जी को साइन कर लो। तो उनके लिए, डैड के लिए ये था कि बट ये फिल्म कैसे चल सकती है, ये तो बहुत ही रॉ न्यू कमर्स हैं और बहुत ही छोटे हैं अभी। Okay. और उस जमाने में यू नो द हीरोज वर शत्रुघ्न सिन्हा जी एंड विनोद खन्ना जी एंड बच्चन साहब एंड यू नो द वेरी कन्वेंशनली larger than life heroes, whereas Amir Khan साहब was really fresh, cute, and as a kid मैंने बोला डैड ही इज अ सुपरस्टार, प्लीज साइन हिम। तो उनसे कुछ मुलाकात भी हुई, वो बात कुछ जमी नहीं, वो फिल्म हुई नहीं, बट 2 महीने बाद जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई वो सुपर डुपर हिट थी। एंड डैड ने बोला अब तू जो बोलेगा वहाँ पे मैं, जो तेरा विजन है, अब माई विजन इज नॉट वर्किंग, योर विजन इज गोइंग टू वर्क। एंड आई वाज 15-16, आई सेड अटैक, तुझे जो करना है। तो मैंने फिर सलमान भाई की फोटोग्राफ देखी थी कहीं, मैंने बोला दैट आई थिंक ही इज अ सुपरस्टार, सो दैट डैड साइंड हिम। वो फिल्म नहीं बनी, व्हिच इज क्या नाम था? युवा। एंड बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है वो, कमाल की, आज भी इतनी रेलेवेंट स्क्रिप्ट है। एंड मैं और सलमान भाई जब भी बात करते हैं तो आज भी बोलते हैं कि युवा की स्क्रिप्ट इज सो रेलेवेंट, क्योंकि उसके बेसिक्स बहुत करेक्ट है। एंड वो बनी नहीं, बट उसमें कुछ गाने बने थे, एंड वो गाने हमने आगे चलकर बहुत सारे गानों में सलमान भाई की फिल्मों में यूज़ किए। एंड ही टोल्ड माई डैड कि ये फिल्म तो नहीं हो रही है लेकिन आई विल डेफिनेटली गिव हिमेश अ ब्रेक। तो उन्होंने वो वादा निभाया। बट ओडली चुनरिया वॉज उसका एक फ्रेज मेरे पास था, और कुछ चीज़ें मैंने प्यार किया तो डरना क्या को फिट किया मैंने। आई हैड ओडली चुनरिया वो था, बट प्यार तो प्यार किया तो डरना क्या का वो जो फ्रेज था वो स्पेशली बना था, बिकॉज मेरे लिए ये था कि अगर प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल ट्रैक मुझे कंपोज करना है, तो वो मुगल आजम का प्यार किया तो डरना क्या इतना बैठा हुआ है कि उसको बीट करना तो इम्पॉसिबल होगा, बट वो फ्रेज ग्रेट बनना चाहिए। जब वो फ्रेज क्रैक हो गया और वो ओडली में मिक्स हो गया बहुत अच्छी तरह, तो हमने प्रेजेंट किया, एंड देन सलीम अंकल, सोहेल भाई एंड एवरीवन जस्ट लव्ड इट, एंड वी सेड दैट ओके लेट्स रिकॉर्ड इट, एंड देन वो बस आते ही हिट हो गया सब। उस फिल्म में आपके 3 सॉन्ग्स थे, या और तीनों के तीनों सुपर थे। बट
कई लोगों को आज तक लगता है कि ये सॉन्ग का म्यूजिक जतिन ललित ने तुम पर हमें आज के दो थे तो सो कई लोगों को एंड साजिद वाजिद दैट वन सो 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे बट कैसेट पे कई लोगों को लगा था कि दिस इज म्यूजिक बाय जतिन ललित। हाँ, वो पहला प्रोमो जो था वो में ओडली चुनरिया में नाम जतिन ललित जी का आया था बिकॉज ही वाज डूइंग द म्यूजिक फॉर द एंटायर फिल्म। तो उस वक्त एक कंफ्यूजन हुआ था बट उन्होंने एक्चुअली सीडी पे मेरा नाम दिया था। सो वो कंफ्यूजन था बट आई थिंक कुछ ही दिनों में पता चल गया था कि इट वाज माइन, सो उसमें कोई इशू नहीं था। इसके बाद वाली फिल्म में आपने सलमान से गाना गवाया। ये जो इम्पॉसिबल यू नो बाकी सब जो खान्स ने सबने बाद में जाके गाने की शुरुआत की थी बट यहाँ पे आपने जो गवा दिया था ये कैसे हुआ था? वो तेरी चुनरिया चांदी की डाल पर सोने का मोर, वो तेरी चुनरिया दिल ले गई तो वी डन व्हिच वाज वी रिकॉर्डेड इमीडिएटली एंड इट वाज सुपर। बट चांदी की डाल पर सोने का मोर वाज अ सॉन्ग जो सलमान भाई हमने युवा के लिए था ये गाना एंड युवा में बहुत सॉलिड सिचुएशन पे था तो उनको ज़बानी याद था। So he was singing and I said that there is this very raw quality and he also said that I don't mind singing, मैं तो यूँ गा दूँगा। तो मैंने कहा अच्छा लगा दीजिए तो आ जाओ। तो then he came at Sunny and really उस वक्त तो वो था नहीं, तो ऑटो ट्यून नहीं, पंचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, वन गो में उन्होंने दिया है। मुखड़ा लिया, उसके बाद अंतरा पंच किया। सो वी ऐसा नहीं कि हमने एक एक दो दो तीन तीन वर्ड्स या ऐसे कोई भी मैनिपुलेशन से गाया है। तो दैट इज़ अ ट्रैक विच वो कैसे हो गया और इतना बड़ा हो गया एंड इट जस्ट वर्क बट बिकॉज उनको वो गाना याद था फ्रॉम द टाइम वी हैड साइंड हिम फॉर युवा एंड ही वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग। आज तक हर दही आंटी पे हर गोकुल अष्टमी पे गाना बजता है। बट इसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात है कि साथ में अलका जी ने गाया। हाँ, सो अगर अलका जी यू नो बहुत पक्के सुरों में गाती है सो बट ही इज मैच्ड यू नो इट्स अ ड्यूएट इन द सेम रेंज एंड ही सिंगिंग सुपर। बट उसके बाद यू गेट योर फर्स्ट सोलो फिल्म जो प्रॉपर्ली पूरी की पूरी पिक्चर आपकी दुल्हन हम ले जाएंगे, उसके भी म्यूजिक वाज फैबुलस। बट उसी सेम टाइम आस-पास में आपको अपना फर्स्ट नॉमिनेशन भी मिलता है वो हमराज। खुशी किसके लिए ज्यादा थी, नॉमिनेशन या देखिए दुल्हन हम ले जाएंगे ना, वो डेविड जी के साथ जो मज़ा था ना वो ये था कि मैं बहुत ही इंस्टेंटली बहुत I mean I'm fast at taking my decisions. David जी was even faster because वो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि यार मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा है कुछ गाने, मैं आता हूँ अभी मेरी कोई फिल्म शुरू हो रही है, उन्होंने आ जाइए। And then he heard those songs and in I think 2 hours all the songs were locked. And वो गाने सलमान भाई के actually selected ही थे। मेरे पास lots, the main thing was that I had a lot of songs in my stock. When I started my label also I had those 10,000 songs. इसीलिए मैं इतना कर सका। So वो आज 1000 से भी ज़्यादा गाने मेरे लेवल पे आ गए हैं। तो वो मेन इतना काम कर सके because every day अगर आप एक गाना बनाओ तो 3 साल में 1000 गाने बन जाएंगे। So actually it's just one song a day और one song में 15 घंटे तो लगते नहीं है। It's just that effort, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, एक चाय पीते हैं, 15 से 20 मिनट आप रियाज करके अगर वो एक गाने पे कंसंट्रेट करें तो वो आपका बन जाएगा अच्छा। एंड दुल्हन हम ले जाएंगे में भी जब इंस्टेंटली उन्होंने वो गाने लॉक कर दिए थे तो इट वाज लाइक वी वर वेरी श्योर कि सारे ब्लॉकबस्टर है, वही हुआ सारे गाने। तो और सारे ट्रैक्स नए थे, यू नो जाने क्या हुआ है में कटा वो जो वो पैटर्न्स थी वो सारी चीज़ें नई थी। बट हमराज में ना विद अब्बास मुस्तान साहब इट वाज ऑल अबाउट ही हैड डन बाजीगर एंड ऑल दोस फिल्म्स जहाँ पर उनका एक जोन था और इतने आइकॉनिक वो बाजीगर में और ये सब गाने हिट हुए थे कि द प्रेशर वॉज कि उससे ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये था कि हमराज में वो उतनी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं है। सो अगेन मैंने यही किया कि सारे गाने फिट करके बताए कि ये लॉट पूरा इस फिल्म के लिए बना है, तो उन्होंने फिट किए सारे गाने। सो आई डिडंट लिसन टू द सब्जेक्ट ऑल्सो, I just knew that Abbas Mustan is the director, Ratanjan is the producer, and Hamraz is the title of the film, and that is the zone. And एक पूरा लॉट मेरे दिमाग में था जो सुना दिया उन्होंने भी। कुछ 2 घंटे में हमने
लोनावला में सिटिंग की थी एंड इट्स ऑल लॉक. सनम मेरे हमराज वाज अ चैलेंज बिकॉज मुझे ऑलवेज फैसिनेशन था कि टाइटल होना चाहिए, बट हमराज को रोमांस में कैसे लाओ, और वो टिपिकल हमराज करके जो टाइटल ट्रैक होता है वो फिर चलेगा नहीं, सिचुएशनली चलेगा, बट वो रोमांस में हमराज को लाना. सो देयर वो सनम मेरे हमराज जो ट्रैक हुआ, इट वाज अगेन एंड नॉमिनेशन हुई, बट आई न्यू कि राज आई थिंक वन एट दैट टाइम. सो वो अंदाजा आ गया था कि जीतना मुश्किल है. Which was your favorite song from Hamras? मेरा पर्सनल फेवरेट इज तूने जिंदगी में आके. वो लाइन अगेन बहुत ही आइकॉनिक थी. तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी, एंड सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी. और वो गाना एक्चुअली रिलीज के बाद आया ज़्यादा, बिकॉज रिलीज के बाद ही उन्होंने आई थिंक प्रोमोज में वो गाना दिया था. सो अगर वो पहले आता तो शायद वो उस वक्त उतना बड़ा हो जाता कि इट कुड कम्पीट एंड गेट एन अवार्ड. बट लेटर ये सारे कुछ गाने जो बाद में इतने बड़े हिट हुए, तो मैं कितनी बार मेरे लिए ऑलवेज ये हो जाता है कि नमस्ते लंदन आप लोगों को जानकर बहुत यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इट्स नॉट इवन नॉमिनेटेड. अवार्ड तो दूर की बात है, वो नॉमिनेट ही नहीं हुआ है. तो नमस्ते लंदन जैसा एल्बम भी नॉमिनेट नहीं होता है, ऐसा भी होता है. और मैं इसको अवार्ड वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी गलती नहीं, उनको मैं ये कंडेम नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि एवरीथिंग उस मोमेंट पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वो पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त उनको लगा ही नहीं कि नमस्ते लंदन वैसा है. और ऐसा तो कई मेरे साथ भी हुआ, दूसरों के साथ भी हुआ. सनम तेरी कसम का म्यूजिक आज इतना बड़ा हो गया, बट उस वक्त अगेन दैट वाज नॉट नॉमिनेटेड. बट वही चीज़ मैं आशिक बनाने के लिए नहीं कह सकता हूँ, झलक के लिए नहीं कह सकता. ये सब आइकॉनिक, उसको अवार्ड्स भी मिले, वो सब कुछ हुआ. तो कुछ कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको पर्सनली आई थिंक नहीं लेना चाहिए. मैं ये अगर बात कह रहा हूँ तो मैं काफ़ी म्यूजिक स्टार्स जो जानना चाहते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे गेट अ लिटिल अग्रेसिव कि क्यों नहीं हुआ अवार्ड्स ये. बट इट इज़ नथिंग पर्सनल. वो उस वक्त कितनी बार नहीं समझ में आता है, बिकॉज ये गलती हमसे भी होती है. अगर मैंने एक कोई फिल्म देखी है, वो फिल्म अगर मुझे उस वक्त बहुत अच्छी नहीं लगी और बाद में चलकर अच्छी लगी, ऐसा भी हुआ है. सो मैंने जब रॉक स्टार पहली बार देखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे सेकेंड हाफ के साथ. बट अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे इतनी कमाल लगती है. तो एक ऐसा होता है. And like I like this film Yatim very much, but I think it didn't do well at that time. But सबके साथ हुआ है, आपने सही कहा. पंचमदा के तो मतलब सोचिए, पंचमदा getting just 2 or 3 award, that's it. बड़े से बड़े पिक्चरों के लिए उनको नॉमिनेशन तक नहीं मिला था. बट कहते हैं कि even किशोर दा के लिए भी कोई बहुत सारे. बट कोई भी एक और सही है कि आप टैलेंट को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अगले साल ही आपकी एक ऐसी फिल्म आती है जिसके गाने आई थिंक शायद टेलीविजन हिस्ट्री पे हुआ होगा कि हाईली प्रमोटेड पिक्चर रिलीज होने के 1 साल 2 साल तक उसके गाने बजते ही जा रहे हैं, प्रमोशंस चल रही है, कैसेट सेल्स बजती जा रही है. तेरे नाम का प्रोमो क्योंकि के साथ भी चला है, उसी बैनर की. जब 2 साल बाद 2005 में पिक्चर आती है विच इज क्योंकि तेरे नाम 2003 में आती है, तो तेरे नाम के प्रोमोज गानों के तो सीडीज घिस जाती थी, कैसेट्स घिस जाती थी, लोग अगेन रिपीट ऑर्डर्स में लेते थे. I think T-Series had higher sales. Yeah, unbelievable. ETV पे maximum promos. Unprecedented. इतना पागलपन जो तेरे नाम के 2005 में क्योंकि का जब म्यूजिक आता है वो ब्लॉकबस्टर होता है, लेकिन क्योंकि के साथ साथ भी तेरे नाम का म्यूजिक चलता है. एंड तेरे नाम एंड क्योंकि का that side A side B they used to do another level. But वो क्या बात थी, इतना soulful music, especially the title track. इतना है कि आज भी वो गाना सुनते हैं और सबकी आंखों में नमी सी आ जाए. क्या था वो? I think it's the आज और पिछले जमाने के म्यूजिक में अगर आज एक तेरे नाम देना है, जैसे मुझे लगता है कि उतना ही बड़ा लाइक नमस्ते लंदन, तेरे नाम,
सनम तेरी कसम, ये जो मेरा जो एक म्यूजिक है जो मैंने जावेद साहब के साथ किया है, नमस्ते लंदन के बाद मैंने जावेद साहब के साथ कभी काम नहीं किया. वी वर्कड ऑन दिस एल्बम व्हिच विल कम इन अ फिल्म व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड. यू कैन कोट मी आफ्टर 5 years 3 years ये इंटरव्यू में कि वो म्यूजिक इज गोइंग टू ब्रेक एवरी रिकॉर्ड, बिकॉज वो रोमांस में वो ही इमोशन के साथ वो बना है कि हर प्यार करने वाले की दास्तान है वो. और उसमें जावेद साहब ने जो लिरिक्स लिखे हैं और जो कॉम्पोजिशंस हुए हैं और जो 7 गाने हैं उसके, सेम विथ जानम तेरी कसम्स म्यूजिक विच इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर, अनदर लेवल ऑफ म्यूजिक. तो वो जब आप एक कंपोजर या लिरिक राइटर और वो फोकस के साथ जब वो गाने बनते हैं कि ये फिल्म में जाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, एंड वो माइंडसेट अगर करेक्ट होता है तो वो फिर उस लेवल का म्यूज़िक अगर कोई गुणी कलाकार हो तो वो बना सकता है. आज प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्हाट्सएप पे आप म्यूज़िक को फॉरवर्ड करते हैं, द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सेंड अ सॉन्ग टू एनीबॉडी इज दैट वो अपना जजमेंट बता नहीं पाता है, क्योंकि वो 5 लोगों को इमीडिएटली सुनाता है और वो व्हाट्सएप से वो रिएक्शन लेता है. वो रिएक्शन में दूसरा इंसान जो सुन रहा है उस वक्त अपनी कोई माइंडसेट से जूझ रहा है और वो अपना एक ओपिनियन दे देता है, और उस ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त किसी और चीज़ का कोई ट्रैक्शन होता है एंड माइंडसेट बदल जाता है. और अगर उसने ग्रेट ओपिनियन दे दिया तो एक एवरेज गाने को आप ग्रेट मानने लग जाते हो. सो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली हम ये मिस्टेक्स कभी कभी कर देते हैं, बट ये होता है कि हम दूसरों के ओपिनियन पे गाने का डिसीजन ले रहे हैं. और ये पहले उतना नहीं होता था, बिकॉज पहले बहुत ही क्लोज डोर में 3-4 आदमी डिसाइड करते थे. आज एक गाना जब आता है तो कम से कम 40 से 50 इंसान इन्वॉल्व हैं, या 2 या 3 लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो 47 लोग का अपना इनपुट है, और वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी रिएक्शन देख रहा है दूसरों की आंखों में. खुद का किसी का कन्विक्शन जजमेंट कम है, बहुत कम है, और जिनका है उनका ब्लॉकबस्टर ही होता है. ऑफ कोर्स. तो बट तेरे नाम अगेन कमिंग बैक टू Yes. इतना हाई लेवल जो आपके हाँ. करियर में आया था, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? उस वक्त आई वांट टू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन? हर जगह से तारीफ आ रही है और नहीं, बट हम लोग बनने से पहले जैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दीज 2 हिस्टोरिक एल्बम्स, जानम तेरी कसम एंड ये जो जावेद साहब के साथ मैंने गाने किए हैं. तो ये 14 गाने के लिए आई कैन, जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ब्लॉकबस्टर हैं वो, उसी तरह मैं तेरे नाम, नमस्ते लंदन, ये सारे जितने भी थे, सनम तेरी कसम, ये लॉट्स थे. तो तेरे नाम जब हमने सलमान भाई को सुनाया, सो उस वक्त ये था कि ये इतने करोड़ कैसेट बिकेगी. सो उन्होंने बोला 100% बिकेगी, किसी का कोई डाउट ही नहीं था. डिड ही आल्सो क्राई? No, he heard it and he's in I think 20 minutes he also said it's fantastic. तो वो confusion था ही नहीं. And जब I mean everybody, Sunil Manchanda ji had heard it, the song, and he also said oh it's divine and it's superb. उसके बाद जब सतीश जी फिल्म में बाद में आए एज ए डायरेक्टर, गाने फाइनल हो चुके थे, वो आए तो उन्होंने जब वो गाने सुने तो उनको भी लगा, उनका बहुत, सतीश जी का एक बहुत अच्छा था कि क्यों किसी को वफा के बदले में, आई डिडंट वांट टू ऐड एनी रिदम, बट उस वक्त पूरा गाना अनप्लग्ड की तरह करना वो सोच के बाहर था, बिकॉज इट वाज लाइक रिदम के बिना कोई गाना, इतना बड़ा गाना, मेन स्ट्रीम रोमांस का गाना अगर अनप्लग्ड की तरह आया तो शायद नहीं चलेगा, निकल जाएगा. और ये गाना, बट वो उनका था कि नहीं, आई शूट इट दैट वे, बट यू गो फॉर, इफ यू डोंट वांट टू ऐड रिदम, तो पूरे गाने में रिदम है ही नहीं. सो क्यों किसी, और इतना बड़ा हिट हुआ. सो वो अगेन वो बिलीफ सिस्टम जो थी 3-4 लोगों की, वो, और वो डेडिकेशन, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्लैरिटी, आई थिंक इट इज बेसिकली द क्लैरिटी ऑफ द मेकर्स. अगर वो आ जाए तो आज भी ऐसा ग्रेट म्यूजिक बन सकता है. तो कौन सा वाला गाएंगे दोनों में से? पब्लिक से पूछे कि यू वांट टू सिंग? We want more. बोल, ये तो कोई मतलब ज्यादा ही नहीं है.
है तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। ओ जिंदगी का गुजारा सनम तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम तेरे नाम। ओके, मैं ब्लैंक, यू नो, सवाल भूल गया। Radio Nasha.